हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव। और इस वीडियो में हम लोग जो श्रीलंका का ऑनगोइंग क्राइसिस है, जो श्रीलंका में बहुत दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है और जो उसकी इकोनॉमी का जो ये हाल हुआ है, उसके पीछे क्या कौन जिम्मेदार है और ये कैसे हुआ है, ये पूरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो गाइज, ऐसे आर्टिकल आप लोग डेली देखते होंगे आजकल न्यूज़पेपर में, प्लस टीवी टीवी चैनल्स पे भी आप लोग डेली यही सुनते होंगे कि श्रीलंका में डेली प्रोटेस्ट हो रहा है। जो ऑनगोइंग वहाँ की गवर्नमेंट है उसका रिजाइन मांग रही है पब्लिक। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वहाँ पर वो रोज बिगड़ते ही जा रहा है, दिन प्रतिदिन बदतर ही होता जा रहा है। तो गैस, ये इसका लिए कौन जिम्मेदार है, ये क्या हो रहा है, पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये देख रहे हैं कि श्रीलंका में प्रोटेस्ट जो है बहुत दिन से लगातार चल रहा है। प्लस जो वहाँ के फूड प्राइसेस हैं श्रीलंका में, उसमें देखा गया लगभग 30% तक का इन्फ्लेशन उसमें आ चुका है। अभी जो प्राइस है फ्रूट के, वो 30% ज्यादा है ये इस इकोनॉमिक क्राइसिस से पहले जो प्राइस थे उसके। ओके, यहाँ आप लोग ये देख सकते हैं कि जो ड्राइड चिली है वो पहले था 538 रुपीज का, अभी 943 रुपये का, 75.3% इंक्रीज। ऐसे ही प्याज का वहाँ पर रेट है 560 रुपये हो चुका है, पहले ये 350 रुपये का था। आलू का 280 लगभग पहुंच चुका है। और शुगर का 144, सांबा राइस 165, नाड़ू राइस 161। तो आप लोग देख सकते हैं 64%, यहाँ 28%, कितना ज्यादा रेट का जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और कितना ज्यादा इन्फ्लेशन आ चुका है फूड प्राइस में। राइस वहां पर 220 रुपये पर केजी था, कर पर केजी है सॉरी। वीट का 190 रुपये पर केजी। और गैस, ये जो रुपए की हम लोग बात करें, ये श्रीलंका रुपए की बात कर रहे हैं। तो फूड प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। और बाकी जो और भी जो फूड प्राइस को हटा के जो बाकी कमोडिटीज हैं, उनके प्राइस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। फ्यूल प्राइस गाइस बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं। फ्यूल में तो अभी बताया जाता है कि डीजल वहां पर बिल्कुल बंद ही हो गया है मिलना। और फ्यूल फ्यूल का जो इतनी कमी हो गई थी कि वहां पर जो पेट्रोल पंप्स थे वहाँ और वो थे, वहां पर उन लोग को सिक्योरिटी गार्ड अपने खड़े करने पड़े श्रीलंका को। और गैस, जो एक वर्ल्ड बैंक का एक एस्टिमेट आया, अभी मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले। उसने कहा है कि 5 लाख से ज्यादा लोग पॉवर्टी में एंटर कर चुके हैं श्रीलंका में इन लास्ट फ्यू मंथ। ओके, प्लस जो मेडिकल और सर्जिकल इक्विपमेंट है उसका कंप्लीट शॉर्टेज है श्रीलंका में। अभी एक जो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन थी श्रीलंका का, उसने बोला कि अगर हम लोग ऐसे शॉर्टेज को जल्दी से नहीं टैकल किया गया, तो जो डेथ है वो हो सकता है कि जो कोविड से में डेथ हुई है उससे भी ज्यादा डेथ हो जाए। इसने बताया आपको पावर ब्लैकआउट, लोगों को लगभग 12-13 घंटे का इलेक्ट्रिसिटी कट झेलना पड़ रहा है। और ओवरऑल गाइस, जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये अब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं रह गया, अब श्रीलंका ह्यूमैनिटेरियन इकोनॉमिक क्राइसिस क्राइसिस बन में लीड चुका है। टू मोर। वांट डॉक्टर्स। ओके, तो गाइस, ये जो क्राइसिस है इसका कौन इसका जिम्मेदार है, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको हम लोग जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। प्लस जो इस क्राइसिस का जो है इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और इंडिया की एज अ रिस्पॉन्सिबल नेशन क्या ड्यूटी बनती है इस चीज को, और कैसे डील करना चाहिए इंडिया को, वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो गैस, स्टार्ट करते पहले गैस, जो लीडर है वहां पर डायनेस्टिक रूल्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वहां पर जो एक फैमिली है कई टाइम से वही रूल कर रही है। और उसी की गैस उन्हीं लीडर्स की कुछ पॉलिसीज है ये लास्ट के कुछ 4-5 साल में, जो आपको बताऊंगा तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या बेवकूफी है। बिल्कुल इरिस्पेक्टिव ऑफ सरकमस्टेंसेस, और जो कहते हैं ना कि बिल्कुल हालात का अंदाजा लिए बिना कोई भी डिसीजन करना, वैस उस टाइप की पॉलिसी रही है। और गाइस, काफी साल से जो मिसमैनेजमेंट रहा है श्रीलंकन की इकोनॉमी में, एक बहुत बड़ा इफेक्ट उसका भी है। ट्रेड डिफिसिट है जो सालों से चल रहा है श्रीलंका का, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। और कैसे चाइना की भी को भी बहुत लोग टारगेट कर रहे हैं कि चाइना भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है इसकी वजह से, इस क्राइसिस के लिए। वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। प्लस प्लस गए, जो फेट है श्रीलंका का, जो जिसे कहते हैं हम लोग नियति,
वो भी अच्छा नहीं है, उसका किस्मत भी एक तरह से कह सकते हैं हम लोग खराब है। तो ये गाइज एक ना एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो गाइज ये सबसे पहले लीडर्स की बात कर ले। जो श्रीलंका में गाइज काफी टाइम से एक ही फैमिली रूल कर रही है। ये हम इस समय श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है महिंद्रा राजपक्सा। और ये उनके भाई ही हैं, इनका नाम है गोटाबया राजपक्सा। हो सकता है मेरे को प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती हो रही हो मेरे से, तो इनके नाम भी काफी कठिन है प्रोनाउंस करना, इसलिए। ये उनके दूसरे भाई है बैसिल राजपक्सा और चमल राजपक्सा। ये इनके महिंद्रा राजपक्सा के ही बेटे हैं। और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ संभाल रहे हैं। 24 साल की उम्र में ही ये पार्लियामेंट में, सॉरी, जो पॉलिटिक्स में एंट्री ले चुके हैं। इस समय मिनिस्टर भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ संभाल रहे हैं। तो गाइज जो सबसे बड़ा जो रीजन होगा है उसका ये जो डायनेस्टिक रूल है वो, और प्लस जो ये बहुत टाइम से गाइज जो करप्शन है श्रीलंका में, वो एक तरह से बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। गाइज जो आपको जान के हैरानी होगी, ये जो इनके भाई है महिंद्र राजपक्षा के, बैसिल राजपक्षा, इनको मिस्टर 10% कहा जाता है। ये ऐसा मतलब सुनने में आया कि ये जितने भी वहां पर प्रोजेक्ट्स होते हैं सब में अपना 10% कमीशन मांगते हैं, फिर ही वो आगे लोग आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये करप्शन आप लोग देख सकते हैं, इतने हाईएस्ट ऑफिस से करप्शन जब होता है तो आप समझ सकते हैं कि नीचे लेवल पे क्या हालत होगी उस देश में। और गाइस जो करप्शन होता है ये एक तरह से दीमक की तरह होता है, अंदर ही अंदर देश को खत्म करने लगता है। गाइस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है इसकी, इसमें कितना सच है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा आपको भी ये बताना चाहिए कि 14 अप्रैल 2021 में श्रीलंकन एयरलाइंस ने एक ट्वीट किया कि जो श्रीलंकन एयरलाइंस है उसने रिकॉर्ड बनाया है। रिकॉर्ड किसका कि 3 सक्सेसिव जो कार्गो चार्टर फ्लाइट है वो भेजे हैं युगांडा में। और जो अपलिफ्टिंग ओवर 102 मेट्रिक टन्स ऑफ प्रिंटेड पेपर इन फरवरी 2021 में हमने ऐसा किया है। श्रीलंका की एयरलाइंस ने ये कहा कि फरवरी 2021 में हमने 102 मैट्रिक टन का जो प्रिंटेड पेपर है वो युगांडा में भेजा है, और ये हमने एक रिकॉर्ड बनाया है। और गाइज इसमें बिल्कुल नहीं बताया गया कि क्या था ये प्रिंटेड पेपर इंस्टीट्यूट में। और बाद में जब डाउट क्रिएट्स होने लगे या फिर जब क्वेश्चन पूछे जाने लगे तो उनने इंस्टीट्यूट को ही हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो और गाइज युगांडा है जो वो काफी टाइम से क्या है कि जो एक तरह से बहुत ही उसकी खराब इमेज है रिलेटेड टू मनी लॉन्ड्रिंग को। एक जो इंडेक्स होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के में जो बताते हैं कि किस देश में मनी लॉन्ड्रिंग ज्यादा हो रही है, तो उसमें बहुत खराब रैंकिंग रखता है उगांडा। ओके। प्लस गाइस जो राजपक्सा फैमिली के बारे में मैंने जो बताया, इसका इस समय जो मिनिस्ट्रीज हैं श्रीलंका में, इस लगभग 75% मिनिस्ट्री यानी 3/4 ऑफ जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उनका उनका जो मिनिस्टर्स हैं वो राजपक्सा फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। और टॉप 9 मिनिस्टर्स गाइज वो राजपक्सा फैमिली से ही हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं जिस फैमिली का इतना दबदबा हो उस देश की पॉलिटिक्स में, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। इसलिए उनके पास कोई एक तरह से कोई स्टिक नहीं है। स्टिक एंड कैरेट थ्योरी होती है जिसमें स्टिक अगर आप दो तरह से किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, एक तो उसको डंडा दिखा के यानी धमका के, और दूसरा उसको गाजर का यानी कैरेट दिखा के यानी लालच दे के। तो इनके पास कोई एक स्टिक नहीं है कि हमें कोई हटा नहीं सकता। एक तरह से यही माई बाप है श्रीलंका के। तो जब ऐसा सरकमस्टेंस होता है गाइस तो एक तरह से इन इन फैमिली से कोई काम, इन लीडर से कोई चीज उम्मीद करना ही गलत है। ये एक तरह से बहुत तो गाइस जो श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये आज का नहीं है, ये बहुत टाइम से जो है जो बहुत टाइम का मिसमैनेजमेंट है वो कम्युलेटिव होके आज का जो रिजल्ट है वो उसका कम्युलेशन का रिजल्ट है। ओके। शुरुआत करते गाइस जो श्रीलंका की लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी 1977 में, इसने लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई। जो पॉलिसी इंडिया ने 1991 में
अपनाया, और ये एशिया में लग से और सबसे पहला ऐसा देश होगा जिसने लिबरलाइजेशन को अपनाया था। तो गाइज लिबरलाइजेशन जब अपनाया तो इसके बाद लिबरलाइजेशन जब अपनाया तो उसके बाद इसकी आप ग्राफ अगर देखेंगे इसके जीडीपी का, तो थोड़ा सा जीडीपी में इंक्रीज हुआ है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो लिबरलाइजेशन से पहले क्या था गाइज, लिबरलाइजेशन से पहले जो श्रीलंका था वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट, उसका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज्यादा केवल एक दो चीज पे ही डिपेंडेंट था, जैसे टी हो गया, रबड़ हो गया, और कोकोनट हो गया। इन इन दो तीन प्रोडक्ट्स पे ही उसका लगभग 90% ऑफ एक्सपोर्ट्स डिपेंडेंट था। तो गाइज जब ऐसा मैं कहूँगा जब सारे आपके सारे बॉल एक ही बास्केट्स में होते हैं, तो वो जाहिर है कि जब उस पे बास्केट टूट जाए तो सारे बॉल्स आपके गिर जाएंगे। ओके, तो गाइज श्रीलंका ने वही गलती की, सारे जो बॉल्स है एक ही बास्केट में कर दिया, और जो तीन चार प्रोडक्ट्स पे थे उस पे पूरी तरह से ये डिपेंडेंट हो गया। ओके, इसीलिए गाइज 1950 में क्या हुआ, कमोडिटी प्राइस जो है वो इसका जो है वो गिर गया, टी रबड़ का। तो उसकी इकोनॉमी में बहुत बुरा असर पड़ा इसकी वजह से, जो कमोडिटी प्राइस गिरने की वजह से। उसके बाद से क्या हुआ गाइज, उसी उसी के चलते 1997 में थोड़ा श्रीलंका ने 1977 में इकोनॉमी को रिफॉर्म करने की कोशिश की और लिबरलाइजेशन पॉलिसी अपनाई। ओके, उसके बाद से थोड़ा इंक्रीज हुआ जीडीपी में, बट बहुत मार्जिनल इंक्रीज था, कोई खास इंक्रीज नहीं था। बट उसके थोड़ी देर बाद ही क्या होता है गाइज, जो कंट्री को फेस करना पड़ता है एक सिविल वॉर। 1983 से ये सिविल वॉर स्टार्ट होता है, जो 2009 में आके खत्म होता है। अगर आपने एक मूवी देखी होगी मद्रास कैफे, तो वो इसी वॉर की कहानी है गाइज, जॉन अब्राहम उसमें एक्टर है, तो वो इसी वॉर की कहानी है पूरी। तो 1983 में सिविल वॉर शुरू होता है। जब सिविल वॉर शुरू होता है गाइज, तो इनको मजबूरी में क्या होता है, अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। जो ये डिफेंस एक्सपेंडिचर लगभग इनका 5 से 6 टाइम्स ये कर देते हैं। उसकी वजह से गाइज एक बहुत ज्यादा बजट डिफिसिट क्रिएट होता है। जो इनका जो रेवेन्यू था उससे बहुत ज्यादा इनका एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो ये बजट डेफिसिट इनका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये बजट डेफिसिट गाइज सिर्फ वहीं पर नहीं, ये गवर्नमेंट की जो श्रीलंका गवर्नमेंट की है, ये हमेशा से इसने एक हाई बजट डेफिसिट मेंटेन रखा है। आप देख सकते हैं ये 1992 से, सॉरी 1990 से डाटा है मेरे पास, जो इससे पहले ही, जस्ट पहले ही वो होता है, सिविल वॉर शुरू होता है। और ये उसके बाद से ये इसका बजट डेफिसिट है, देखिए 9.8 तक गया है, 9.1, 8.8। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है यहाँ पर। अराउंड 98 और 2004 के बीच करीब ये 2001 और 2 की बात है, या फिर 2000 की बात है, 10.2 तक का इसका डेफिसिट हो जाता है। ओके, सिर्फ। और 2000 फाइनली 2019 में 9.6 हो जाता है, और ये 2020 का रिपोर्ट है -11.1। तो ये गाइज एक तरह से लगातार सालों तक वो बढ़ना, बजट डेफिसिट हाई रहना, तो और इसके लिए हैविली बोरो करना इस बजट डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए, ये गाइज इतना ज्यादा बजट डिफिसिट होना और हैविली जो है वो डेब्ट क्रिएट होना, यानी हैविली बजट डेफिसिट का मतलब क्या है, आप जितना आपका रेवेन्यू है उससे ज्यादा आप एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर के लिए जो एडिशनल है पैसा वो कहाँ से लाएंगे, वो जाहिर सी बात है आप बोरो करेंगे। तो हाई बजट डेफिसिट का मतलब हम लोग यही कहते हैं कि हाई बोरोइंग है। तो बोरो इतना ज्यादा लगातार बोरो करना मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि इकट्ठा होते होते ये कितना डेप्ट हो गया होगा गवर्नमेंट पे। और गाइस दूसरा क्या है कि जो इम्पोर्ट है, जो ट्रेड है श्रीलंका का, वो गाइस शुरू से नेगेटिव में रहा है। जैसे ही इसने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई थी 1977 में, उसके बाद से क्या हुआ कि जो इसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो उतना ये प्रोटेक्ट कर नहीं पाया। लिबरलाइजेशन अपनाने के बाद इसको फ्री हैंड देना पड़ा जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनको। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1977 के बाद से कैसे इसका ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ते जा रहा है। ओके, ये ट्रेड डेफिसिट आप देख सकते हैं बढ़ते जा रहा है। और जो ये वाला टाइम है 2020 में, इसका लगभग -3 माइनस
सॉरी, -4 से ज्यादा इसका ट्रेड डेफिसिट है, लगभग -5 के पास इसका ट्रेड डेफिसिट है। तो एक दो चीज होना है गाइस, एक तो ट्रेड डेफिसिट भी होना, प्लस सालों तक आपका बजट डेफिसिट होना, यानी आप एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहे हो अपने रेवेन्यू से। तो ये दो चीज गाइस एक परफेक्ट रेसिपी है किसी भी एक इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। ओके गाइस, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने देखा, ठीक है, इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है, ये तो चलो ठीक है। प्लस क्या था गाइस, इस सिविल वॉर की वजह से ये काफी टाइम तक ये श्रीलंकन जो गवर्नमेंट थी, ये अपने जो फूड प्रोडक्शन हो गया, चाहे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया, इसमें उतना लोग फार्मर्स को सपोर्ट दे नहीं पाए। ओके ओके, पर मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही एक रीजन है, और भी रीजन होंगे इसके। तो इसकी वजह से गाइज ये जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर है या फूड प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट कर नहीं पाई, और जो क्रेडिट्स देने चाहिए, इनपुट्स और ये एक्सटेंशन सर्विस जो फार्मर्स को देने चाहिए, वो दे नहीं पाई। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि जब ये सपोर्ट नहीं दे पाई तो श्रीलंका का जो मेन फूड इंपोर्ट था, व्हीट फ्लोर, राइस हो गया, शुगर हो गया, मिल्क हो गया, मिल्क प्रोडक्ट हो गया, फिश एंड फिश प्रोडक्ट हो गया, और ऐसे ही बहुत से प्रोडक्ट हो गए गाइस, जिसपे जो बहुत क्रिटिकल है, मतलब वो श्रीलंका कल भी उसके लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट था और आज भी उसके लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट। बट चेंज क्या हुआ गाइस, कि डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुआ, और जो हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज हुआ, बट परचेजिंग पावर जो है वो इंक्रीज नहीं हुई। ओके, बिकॉज ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ देयर करेंसी, जो उनके करेंसी उसके अंडर परफॉर्मेंस की वजह से उनके जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो गाइज सिर्फ इंपोर्ट बढ़ा यही एक प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेड डिफिसिट बढ़ा यही एक प्रॉब्लम नहीं है। जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज होते हैं, जो मैं कहूँगा बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज होते हैं, तो फूड इम्पोर्ट्स है, उसके लिए गाइज जो श्रीलंका है बहुत ज्यादा हैविली डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे। ओके, तो गाइज ये दो चीज हो गई, एक तो बजट डिफिसिट हो रहा है, दूसरा ये ट्रेड डिफिसिट चल रहा है। तो गाइज जब बजट डिफिसिट हो रहा है, ट्रेड डिफिसिट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों का असर पड़ेगा जो फॉरेन रिजर्व है कंट्री का उस पे होगा। तो फॉरेन रिजर्व कंट्रीज का डिप्लीट करते जाएगा, कम होता जाएगा सालों साल। तो गाइज ठीक यही हुआ, फॉरेन रिजर्व कंट्रीज का सालों साल तक कम होता रहा, और जो जितनी भी गवर्नमेंट्स थी गाइज उनने इस एक्सपेंडिचर को कम करने के नहीं सोचा। जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है या फिर बजट जो डेफिसिट है इसे मैनेज करने की नहीं सोचा, बल्कि जितने भी गवर्नमेंट आई, सक्सेसिव जितनी भी गवर्नमेंट सक्सेसिव आई, उनने यही सोचा कि उनको एक्सपेंडिचर कम नहीं किया बल्कि लोन से उसको फाइनेंस करने का हमेशा प्लान किया। तो इसके चलते क्या हुआ गाइस, जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो आज के समय 50 बिलियन तक हो चुका है, लगभग 50 बिलियन से ज्यादा हो चुका है, और ये 1976 में जो था 942 मिलियन। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा गवर्नमेंट पे डेप्थ हो गया, 50 बिलियन का सिर्फ डेप्थ होना किसी गवर्नमेंट पे, आप लोग समझ सकते हैं। प्लस जो डेप्थ को फाइनेंस करने के लिए गाइज इसने लोन जो लिया, आईएमएफ से लोन लिया, दूसरे गवर्नमेंट से भी लोन लिया, चाइना से एक बहुत बड़ा डोनर, नॉट डोनर, चाइना ने बहुत बड़ा क्रेडिट प्रोवाइड किया श्रीलंका को। तो ये आईएमएफ से गाइज कोई भी कंट्री जब लोन लेती है तो आपको पता है कि उसकी कंडीशंस होती हैं अपना, और जो उसकी इकोनॉमी है वो एक तरह से बहुत ज्यादा डिक्टेट करने लगता है आईएमएफ कि आप ऐसे अपनी इकोनॉमी चाहिए चलाइए, और उनको अपने जो गवर्नमेंट है उसको अपना बहुत ज्यादा कंडीशंस हो जाती हैं आईएमएफ की, जिससे वो फुल्ली अपना काम नहीं कर पाती गवर्नमेंट। ओके, तो आईएमएफ के से अब तक लगभग 16 बार ये लोन ले चुकी है, आप देख सकते हैं डेट सारा। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद आप लोग गाइस एक चीज समझ में आ रहा हो कि 2009 में ये जो था श्रीलंका का जो सिविल वॉर था वो खत्म होता है, और लेकिन 2008 से ही फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है। ओके, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, 1977 से श्रीलंका में रिफॉर्म होता है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन सिविल वॉर शुरू हो जाता है, सिविल वॉर खत्म होता है तो फिर 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाता है। तो इसीलिए गाइज जो मैंने ये वाला पॉइंट था फेट,
ये भी इंक्लूड कर रखा है इसमें। और फेट भी मैं कहीं रिस्पॉन्सिबल, पर गाइज उसको ब्लेम नहीं किया जा सकता, जो काफी मिसमैनेजमेंट हुआ है गवर्नमेंट का, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, तो आप लोग कहेंगे कि हाँ फेट वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन लार्जली जो फैक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से ही है। ओके, 2016 में इसने आखिरी बार 1.5 बिलियन का लोन लिया था आईएमएफ से। प्लस गाइस जो चाइना का जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, चाइना ने काफी लोन दिया है श्रीलंका को। आप लोग ने हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में सुना होगा, पहले इंडिया से बात चल रही थी कि इंडिया उस पर इन्वेस्ट करेगा अपना, और लेकिन जब इंडिया ने असेसमेंट किया तो उसको इंडिया ने देखा कि ये काफी फेवरेबल नहीं होगा श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए ये पोर्ट, तो इंडिया ने अपने इन्वेस्टमेंट से मना कर दिया कि हम नहीं इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन चाइना ने ये इन्वेस्ट किया। और गाइस हुआ क्या गाइस, जो पोर्ट था वो लॉस में जाने लगा, और श्रीलंका नहीं श्रीलंका उस हालत में नहीं रह गया कि उसका जो डेब्ट है वो चुका पाए चाइना का। तो इसके लिए क्या हुआ गाइस, इसको श्रीलंका ने 99 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया चाइना को वो पोर्ट। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि गाइस जो इससे हुआ क्या, इससे आप पे कर्ज तो आया, लेकिन उस कर्ज का जो आपने इस्तेमाल किया वो आपके फेवरेबल पर नहीं हुआ। तो एक तो आपको कर्ज भी चुकाना पड़ेगा, प्लस जो उस कर्ज का जो आपने काम किया वो भी लॉस में जा रहा है। तो दोनों तरफ से कहे श्रीलंका का घाटा हुआ। और यही कहा जा रहा है, बहुत लोग बहुत एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी है श्रीलंका की, ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी चाइना की जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है वो बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है श्रीलंका की इस कंडीशन का। आप ये देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, और इसमें छपा है कि चाइनाज डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी बिहाइंड श्रीलंका क्राइसिस रिपोर्ट। सॉरी, ये रॉटर्स का आर्टिकल है, टाइम्स ऑफ इंडिया का नहीं है। ओके, उसके बाद क्या होता है गाइज, 2019 का जो इलेक्शन होता है, इस इलेक्शन में ये जो है गोताबया राजपक्षा, ये आते हैं, ये प्रॉमिस करते हैं टैक्स कट का, कि अगर मैं पावर में आऊंगा तो बहुत ज्यादा टैक्स रिलीफ दूंगा गवर्नमेंट को, सॉरी लोगों को। तो लोग गाइज बिना सवाल किए इनको अंधाधुंध वोट दे देते हैं, ये पावर में भी आते हैं और ठीक वैसे ही करते हैं, टैक्स कट कर देते हैं, और भी ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाता है, और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाता है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनने एक्सपेंडिचर करना शुरू किया। तो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता होगा कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, आपको तुरंत रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा, या फिर तुरंत आप रेवेन्यू जनरेट करने लगे उससे, ऐसा नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला गेम है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, और टैक्स कट की वजह से जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू का लॉस लॉस होता है वो तो अलग ही था। तो ये गाइज इनकी एक दो पॉलिसी थी जिसकी वजह से जो बजट डेफिसिट है गवर्नमेंट का वो बढ़ जाता है। ओके, फिर क्या होता है गाइज, 2019 में ईस्टर ब्लास्ट होता है। आप लोग ने सुना होगा कि जो ईस्टर चर्च था उसमें उसमें इस्लामिक टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो आप लोग ने सुना होगा 2019 का ईस्टर ब्लास्ट। ये क्या करता है गाइज, ये जो श्रीलंका का जो एक लगभग 13% जो जीडीपी का 13% था, वो लगभग इससे पहले टूरिज्म से ही आता था। तो जब ईस्टर ब्लास्ट होता है गाइस, तो ये श्रीलंका की इमेज को बहुत गंदा, बहुत बुरा इम्पैक्ट अफेक्ट करता है, और जो श्रीलंका एक तरह से देखा जाता था टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह, वो कम हो जाता है। टूरिस्ट आना इसमें बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। प्लस कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से क्या हुआ कि उसकी वजह से भी टूरिज्म बहुत ज्यादा कम हो गया। ओके, और बहुत बड़ा शेयर था मैंने बताया श्रीलंका की जीडीपी में टूरिज्म का। ओके, तो टूरिज्म में बहुत बड़ा लॉस हुआ श्रीलंका को, बहुत ही, जो बड़ा शेयर था जीडीपी में श्रीलंका की, वो टूरिज्म सेक्टर से आता था। और आप लोग देख सकते हैं जैसे 2018 में 2.3 मिलियन टूरिस्ट आए थे श्रीलंका में, और 2020 में 0.17 मिलियन श्रीलंकन जो जो टूरिस्ट थे वो श्रीलंकन में आए थे। ओके, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कम हो गया ये, लगभग मैं गलत नहीं हूं तो 10 टाइम से ज्यादा कम हो गया ये।
लगभग 15 टाइम्स तक ये डिक्रीज हो गया। 1/15 हो गया टूरिज्म का, पहले जो टूरिस्ट आए थे उसका। तो इसकी वजह से क्या हुआ गाइस, जो टूरिज्म की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट होता था गवर्नमेंट का, वो भी कम हो गया। ओके, तो ये एक और बड़ा फैक्टर बन गया जो बजट डेफिसिट था उसमें, ये एक और कंट्रीब्यूटर बन गया। ओके, इसके बाद से गाइस क्या हुआ, ट्रेड में को बहुत बड़ा लॉस हुआ कोविड-19 की वजह से। तो जो श्रीलंका का जो एक्सपोर्ट्स था, टी हो गया, रबड़ हो गया, स्पाइस हो गया, गारमेंट हो गया, ये सब प्रोडक्ट्स, इनमें भी काफी भारी कमी देखने को मिली। ओके, तो इन सब की वजह से क्या हुआ गाइस, एक तो फिजिकल डेफिसिट जो था वो 10% से ज्यादा बढ़ गया 2020 और 21 के टाइम। और जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो था 2019 में, वो बढ़ के हो गया गाइस 94%। ओके, टू सॉरी 2019 में जो 94% था, वो बढ़ के 2021 में 119% हो गया। तो इसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का 119% हो जाना गाइस, आप समझ रहे हैं कि जितना गवर्नमेंट का जो जीडीपी है, उससे ज्यादा उस पे कर्ज है। यानी जितना एक साल में वो कमा रही है, उससे ज्यादा उस पे कर्ज है। ओके, और गाइज जब इसका टूरिज्म खत्म हो जाए, टूरिज्म हम लोग को पता है कि कंट्रीब्यूट करता है, जो फॉरेन रिजर्व्स होते हैं उसमें जो टूरिस्ट आते हैं वो डॉलर्स देते हैं, और डॉलर्स में लेके आते हैं, और फिर लोकल करेंसी वहां से खरीदते हैं। तो कंट्री टूरिज्म की वजह से जो फॉरेन रिजर्व्स का बेनिफिट होता है वो भी खत्म हो गया, एक्सपोर्ट्स कम हो गया। इसका मतलब जो फॉरेन करेंसीज आती थी उनका आना कम हो गया। एक डिसीजन लेते हैं ये गोताबया राजपक्षा कि हम लोग जो अपने देश को है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कंट्री बनाएंगे। गाइस कहा तो यही किया था कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे पूरे देश में, लेकिन इसका इसलिए हम लोग जो फर्टिलाइजर का जो इम्पोर्ट है उसको बैन कर रहे हैं। लेकिन मेन रीजन था जो फॉरेन रिजर्व का लगातार कम हो रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्ट बैन किया गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ गाइस, जो लग्जरीज आइटम थे उसका भी इंपोर्ट बैन किया गया। तो ऐसे कुछ स्टेप्स लिए गए थे जो फॉरेन रिजर्व है उनका जो कम होना है उसको रोका जा सके। इसी टाइम गाइस जो क्या हुआ, फर्टिलाइजर के इंपोर्ट बैन करने की वजह से जो व्हाइट राइस है, जिसमें श्रीलंका सेल्फ सफिशिएंट था, एक स्टेपल आइटम है श्रीलंका में, तो उसका उसके जो प्रोडक्शन है उसमें लगभग 50% तक डिक्रीज आ गया। और जून 2021 में क्या हुआ गाइस, पहली बार कई सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जो श्रीलंका को है वो राइस इंपोर्ट करना पड़ा। ओके, सिर्फ राइस पे असर नहीं पड़ा गाइस, जो फर्टिलाइजर बैन करने का असर है वो लगभग सारे प्रोडक्ट्स पे पड़ा। जो टी प्रोडक्शन है वो भी 50% तक कम हो। श्रीलंका का जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है टी का इन वर्ल्ड में, जो श्रीलंका का टोटल एक्सपोर्ट्स है उसमें जो 10% है वो केवल टी का एक्सपोर्ट्स है। तो इससे क्या हुआ गाइस, आप देख सकते हैं जो पहले तो फॉरेन रिजर्व कम हो रहा था, क्यों कम हो रहा था कि एक्सपोर्ट कम हो गया था गवर्नमेंट का, सॉरी श्रीलंका का, और टूरिज्म पे असर पड़ा था, उसकी वजह से फॉरेन करेंसीज आ नहीं रही थी। उसको मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर का जो इम्पोर्ट है वो बैन कर दिया गया। उस बैन की वजह से टी का जो प्रोडक्शन था उसका आउटपुट कम हो गया। तो टी एक बहुत बड़ा टी में श्रीलंका का 10%, सॉरी टोटल एक्सपोर्ट का 10% था टी श्रीलंका के। तो उसको कम होना यानी उसके एक्सपोर्ट पे कम होना, तो और जो फॉरेन करेंसी है और फॉरेन रिजर्व से और डिक्लाइन करना शुरू हो गया। और जो राइस फर्टिलाइजर का इसे इंपोर्ट करना पड़ा, इसका मतलब और फॉरेन करेंसी कंट्री को देनी पड़ी दूसरे देशों को। तो जिस चीज के लिए जिस चीज को काउंटर करने के लिए इंपोर्ट बैन किया गया था फर्टिलाइजर का, उसका ठीक अपोजिट डिलीवर किया, उसी चीज को इसने और बढ़ा दिया, फॉरेन रिजर्व्स को और कम कर दिया। ओके, प्लस सिर्फ टी पे नहीं असर पड़ा, जो राइस थे, सिनामन, कार्डेमम, पेपर, सारे लगभग जो कमोडिटीज थी उस पर असर पड़ा। प्लस 2021 में फिर उसी टाइम लग्जरी आइटम के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया गया, ताकि फॉरेन रिजर्व्स को काउंटर किया जा सके। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, जो ये डिसीजन लिया गया था ये पूरा एक तरह से फेलियर था, पूरा तरह एक तरह से बैकफायर कर गया। जिस चीज को काउंटर करने के लिए डिसीजन लिया गया उसी चीज में इसने कंट्रीब्यूट कर दिया। ओके, तो मार्च 2022 में फिर क्या हुआ गाइस, जो श्रीलंकन करेंसी थी इसको डिवैल्यू भी किया गया। अभी जो है वो एक जो यूएस डॉलर है वो 326 श्रीलंकन रुपीस के बराबर है।
तो इस सब के बीच कहने का मतलब गाइस ये पूरी हालत है श्रीलंका की। और गाइस जो श्रीलंका का उतने सालों से जो गलत मिसमैनेजमेंट था, उसकी वजह से श्रीलंका की जो इस हालत थी वो बुरी हो चुकी थी। और जो ये नई गवर्नमेंट थी इसने इस बुरी हालत को बुरी से बदतर बना दिया है। ओके। तो इस बीच गाइस बांग्लादेश ने 2020-21 पे में जून के 2020-21 में 200 मिलियन का लोन भी दिया था श्रीलंका को। और इंडिया ने भी अपने हेल्प करने की है। टोटल 1.4 बिलियन रुपए जो है अलग अलग फॉर्म में दे चुका है। लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया, या लोन की तरह हो गया, या करेंसी स्वैप एग्रीमेंट की तरह। तो ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया को ऐसा हेल्प करनी चाहिए, इंडिया को इसमें हेल्प करनी चाहिए श्रीलंका की कि नहीं, और क्या इंडिया पे असर हो सकता है ये इस क्राइसिस का। तो गाइज हेल्प तो मैं कहूंगा बिल्कुल करनी चाहिए श्रीलंका की, क्योंकि आप लोग सबसे पहला जो इम्पैक्ट है आप सुन रहे होंगे, डेली न्यूज में भी आ रहा है कि जो इंडिया की जो नेवी है या कोस्टल गार्ड्स हैं उनने रिफ्यूजीज को इंडिया में एंट्री करते समय पकड़ा है। तो गाइज ये जो वहां पर जो क्राइसिस है उसकी वजह से लोग भाग के इंडिया आ रहे हैं, तो उसकी वजह से एक रिफ्यूजी क्राइसिस भी क्रिएट हो सकता है पूरा। तो इसलिए इम्पैक्ट गाइज इंडिया पे भी पड़ेगा। और जो चाइना है गाइज, चाइना और श्रीलंका जो श्रीलंका के इस समय के पीएम थे महिंद्रा राजपक्षा, उनका चाइना की तरफ टिल्ट बहुत ज्यादा था। और चाइना के बहुत अच्छे रिलेशन हो, बहुत अच्छे नहीं कहूंगा लेकिन चाइना के अच्छे रिलेशन हो चुके थे श्रीलंका के साथ। और चाइना की हम लोग को आपको पता होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है। तो अगर हम लोग हेल्प करें तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि श्रीलंका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी में जो है कंट्रीब्यूट ना करे। और प्लस जो श्रीलंकन हार्डशिप है, आप देख सकते हैं डेली जो न्यूज आ रही है वो बहुत डिस्टर्बिंग है। आप खुद ही देखते होंगे टीवी पे या फिर न्यूज चैनल्स पे। ऐसे टाइम पे अपना जो हेल्पिंग हैंड है वो ना बढ़ाना एक रिस्पॉन्सिबल देश का के लिए ठीक नहीं है। और इंडिया हमेशा से ऐसे टाइम पे बाकी देशों की मदद करता आया है, चाहे मालदीव्स में जो वाटर क्राइसिस था वो हो गया, चाहे बहुत से ऐसे सिचुएशंस है जिसमें इंडिया हेल्प करता रहा है। तो अगर ऐसे हेल्प करने से पीछे हट जाना, ये एक इमेज की थ्रू इंडिया की जो इमेज है उस पर भी असर पड़ेगा, और एक इमोरल भी होगा बहुत ज्यादा। गाइस जो पार्क बे में जो फिशरमैन को लेके इश्यूज है इंडिया और उस श्रीलंका के, उसकी वजह से भी जो रिलेशन जो बिगड़े हैं उसको भी हम लोग काफी सुधारा जा सकता है इस हेल्प से। ये था पूरा गाइस श्रीलंका की जो क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस, उसका एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।